एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि क्लास 9th में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सॉइल, एयर और वाटर, और किस तरीके से ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सॉइल और वाटर ये रिसाइकल होते हैं और दोबारा से दोबारा रिसाइकल होकर नेचर में फिर से वापस आ जाते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था पोल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से हमारी वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में और उनको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, सही तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोगों को वो काफ़ी लंबे समय तक यूज़ में आते रहें। तो वो है इस चैप्टर में मैनेजमेंट करना नेचुरल रिसोर्सेज का। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे हमें नेचर से मिलते हैं। मगर क्या हो रहा है इस टाइम, जिस स्पीड से हम इनको यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब उस स्पीड से हम सस्टेन करके हमेशा नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें नेचर से मिले हुए हैं, हमें ज़रूरत है कि हम इनको ढंग से यूटिलाइज़ करें, मैनेज्ड वे में यूटिलाइज़ करें। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे लॉज बना रखे हैं नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे लॉज बने हुए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आगे हमें बताते हैं कि अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब बेधड़ाक यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पानी का अगर आप बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, जितना पानी यूज़ करने की ज़रूरत होती है उससे शायद लोग 4 गुना ज़्यादा ही बर्बाद कर देते हैं। हाथ धो रहे हैं, जैसे ब्रश कर रहे हैं तो टैप खुला ही खुला हुआ है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे कई वेज़ हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की कमी की वजह से हम अपने रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि गंगा नदी है, हम वैसे तो उसे पवित्र मानते हैं मगर उसके बावजूद भी हम उसमें कितनी गंदगी फेंकते हैं, डेड बॉडीज़ डाल देते हैं और पूजा की राख डाल देते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल देते हैं। सीवर, जो हमारे घर का जो सीवर होता है वो सारा का सारा सीधा नालियों की तरह गंगा में बहा दिया जाता है। तो इसके लिए गंगा को साफ़ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था 1985 में। ये मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था, काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा लगाया गया था मगर हमें कोई भी विजिबल रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अब हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि किसी वाटर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या बैक्टीरिया है, तो एक बैक्टीरिया होता है क्लोरीफॉर्म। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो पाया जाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, मगर इसकी जो प्रेजेंस होती है वाटर में ये हमें बताती है कि वाटर जो है कंटामिनेटेड है, ख़राब हो चुका है। ऐसे बैक्टीरियाज के द्वारा उसको कंटामिनेट कर दिया गया है जो कि डिसीज़ कॉजिंग है। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। वैसे जब ह्यूमन बॉडी में होता है तो हार्मफुल नहीं होता, मगर अगर वाटर बॉडी में होता है तो काफ़ी हार्मफुल होता है। फिर यही बताया गया है कि इसमें पॉल्यूशन ऑफ द गंगा की, गंगा का जो स्ट्रेच है, गंगा की लेंथ है 2500 किलोमीटर। गंगोत्री हिमालय से गंगा निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, ड्रेन करती है। और इस बीच में जो गंगा है वो काफ़ी सारी सिटीज़ से जो है वो निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल की। और इस एरिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह वाला जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गार्बेज, कचरा, एक्सक्रीटा जो है, सीवर जो होता है वो सारा का सारा डाल दिया जाता है गंगा में। और अनट्रीटेड बिना किसी साफ़ सफाई के पानी इस तरीके से बहता रहता है। इस वजह से लोग कपड़े भी धोते हैं इसमें, अपनी गाय भैंसों को नहलाते हैं और बहुत ही टॉक्सिक्स फैल रहे हैं इसकी वजह से। इंडस्ट्रीज़ का पानी गंगा में ऐसे ही डाल दिया जाता है। इसलिए क्या हो रहा है, गंगा काफ़ी ज़्यादा गंदी होती जा रही है और इसकी जो मछलियाँ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, वो ख़त्म होती जा रही है। फिर आगे इसमें बताते हैं कि काफ़ी जो there are some measurable factors which are used to quantify pollution or quality of water that we use for various activities। तो काफ़ी सारे मेजर्स हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो वाटर है उसमें कितना पोल्यूशन है और किस तरीके का वो यूज़ करने लायक पानी है या नहीं है। कुछ पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, अगर छोटी सी क्वांटिटी में भी होंगे तो भी वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होंगे। हमने जो चैप्टर 2 में पढ़ा था कि वाटर का पीएच कितना होना चाहिए और अगर उससे ज़्यादा या कम होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ये सब इसमें बताया गया है। तो अब जैसे चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो इसमें हमें बताते हैं।
तो हमें 3 आर्स दिए जाते हैं। 3 आर ऐसे हैं जिसको अगर हम अपनी लाइफ में लेकर के आ जाएँ तो हम एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। तो ये हैं रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस का मतलब होता है आप वेस्ट को कम से कम जनरेट करिए। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, आप जिस रूम में हैं आप फ़ैन ऑन करिए उसका आराम से, इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट ऑन करिए उसकी, दोनों की दोनों चीज़ें। मगर जब आप अपने रूम से बाहर जा रहे हैं तो आप पंखा और लाइट बंद कर दीजिए। तो और ना ही आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप बंद कर सकते हैं, तो आप बस उसकी वेस्टेज को बचा रहे हैं। तो यही होता है रिड्यूस। और जैसे कि आपको जितना खाना खाना है आप उतना ही खाना खाएं, जितना आपको पानी की ज़रूरत है वो पानी उतना ही पानी यूज़ करें। जो आपकी बहती हुई टंकियां हैं उनको रिपेयर करवा लें। तो ये चीज़ होती है रिड्यूस। रिसाइकिल का मतलब होता है जैसे कि जो आप प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करते हैं, पेपर, ग्लास और काफ़ी सारे मेटल जो होते हैं, इसको आप रिसाइकिल करें। मतलब रिसाइकिल ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे वो होता है ना, जैसे कबाड़ी वाले आते हैं वो न्यूज़पेपर्स लेके जाते हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स लेके जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उन प्लास्टिक बैग्स को और न्यूज़पेपर्स को रिसाइकिल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। मतलब वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है और फिर उसके बाद इनको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि जो वाइट कलर का पेपर होता है जिस पे आप लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको वो ब्लैक वाला जो पेपर आता है ना उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो होता है रिसाइकिल करना। रीयूज़ का करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बार एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद आप उस न्यूज़पेपर को आप घर में बिछा सकते हैं। जैसे कि जो स्लैब्स होती हैं, स्लैब्स में के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं, अपनी बुक के ऊपर उसको कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है रीयूज़। एक तो आपने पढ़ने के लिए यूज़ किया, फिर उसके बाद और दूसरी चीज़ों के लिए भी आपने उसको यूज़ कर लिया। जैसे कि आपने एनवेलप बना लिया उसका। और जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, जैसे कि जैम्स और पिकल्स वगैरह आते हैं, तो उसमें किचन का कुछ और सामान आपने रख लिया स्टोर करके उसको डस्टबिन में फेंकने की बजाय। तो ये चीज़ होती है रीयूज़। इससे क्या होता है, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस कर करके बचा सकते हैं। और मतलब एक चीज़ बार बार यूज़ करेंगे तो नई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से। तो हमें ये बताते हैं कि हमारी जो एवरीडे की चॉइसेस होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में, हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। और मतलब काफ़ी जो है हमारी चॉइसेस इफ़ेक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म में। अगर जैसे कि हम लोग ने प्लास्टिक की बॉटल दोबारा यूज़ कर ली फेंकने की बजाय, तो फिर हमने एक प्लास्टिक की बॉटल कम जनरेट की ना, एक एक से ही बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी, अगर एक एक बॉटल भी बजाए तो 130 करोड़ बॉटल्स डेली बच सकती है। तो यही होता है कि अगर स्टेप हम लोग लें तो काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये एनकरेज करता है ऐसी फॉर्म ऑफ ग्रोथ जिसमें हम लोग अपनी करंट नीड्स को तो पूरा कर ही रहे हैं, मगर हम अपने रिसोर्सेज को बचा कर के रख रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। मतलब अभी जितनी आपको ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल करिए, मगर ऐसे मत इस्तेमाल करिए कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बचे ही ना। तो आज इस्तेमाल करना और सही तरीके से इस्तेमाल करके फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा करके रखना, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो भी लिंक होता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग कोई चीज़ बचा के चलेंगे, सेव करके चलेंगे, तो वो इकोनॉमिक पड़ेगी, हमें सस्ती पड़ेगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लिंक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इम्प्लाई करता है सारे के सारे जो चेंजेस हैं हमारी लाइफ के, उस पर रिलाई करता है। मतलब हमारे जो सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका जो होता है, अगर हम सस्टेनेबल वे में करें तो हम अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे आसपास की क्या होती हैं, वो इम्प्रूव होने लगती हैं अगर हम लोग सही तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। तो अब हमें क्या ज़रूरत पड़ गई भाई कि हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें। सिंपल सा आंसर है, क्योंकि रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। अगर हम आज उनको मैनेज करके नहीं चलेंगे ना, तो हो सकता है आज से 30 साल बाद या 40 साल बाद हम लोगों को वो रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए मिले ही ना। इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको मिलेगा अभी चैप्टर में आगे ही, कोल और पेट्रोलियम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है कि आगे आने वाले 40 सालों में जो है कि वो ख़त्म ही हो जाए। तो हमें क्यों मैनेज करना चाहिए, इसका हमें क्यों मैनेज करना चाहिए और क्यों केयरफुल यूज़ करना चाहिए, तो इसके आंसर्स हमें दिए गए हैं। क्योंकि ये जो है अनलिमिटेड नहीं है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। मगर ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है बहुत ही ट्रिमेंडस रेट से। इसलिए हमें क्या है चाहिए, अगर हमारी
पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, इसीलिए हम लोगों को रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना चाहिए और ढंग से उनको यूज़ करना चाहिए। और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि जनरेशन्स तक रुका रहेगा, लास्ट करेगा, अगर हम इसे फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे। और ये जो मैनेजमेंट है रिसोर्सेज का, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी रिसोर्सेज का इंश्योर करता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ अमीर लोगों के पास ही ये जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज में तो आप कुछ भी ला सकते हैं। आप खाना ला सकते हैं, पानी ला सकते हैं, सड़कें ला सकते हैं, हर चीज़ जो है वो रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को भी मतलब बढ़ावा देता है कि सिर्फ रिच जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, सिर्फ उनके पास ही रिसोर्सेज ना रहें, गरीबों तक भी रिसोर्सेज पहुँचें। एक दूसरा फैक्टर और ये भी है कि अगर हम लोग एनवायरनमेंट को डैमेज करते जाएंगे, जैसे कि माइनिंग की एक्टिविटीज़ से पॉल्यूट करते जाएंगे, तो या फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे और ऐसे ही उसको छोड़ देंगे ज़मीन पे, तो इससे ह्यूमन जो लाइफ है, हमारे जो सस्टेनेबिलिटी है, हमारी ज़िंदगी ही पूरी की पूरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि हम खुद जो हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर पे अपनी हर चीज़ के लिए। तो हमें क्यों मैनेज करना चाहिए? पहला तो ये है, पहला आंसर मतलब पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला इसलिए हमें इसलिए मैनेज करना चाहिए क्योंकि अनलिमिटेड नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अगर छोड़ने हैं तो लिमिटेड वे में इन्हें यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म अगर हम लोगों को चल के देखना है कि हम ज़्यादा समय तक यूज़ कर पाए तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अमीर के पास भी, गरीब के पास भी। और चौथा ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, अगर हमें एनवायरनमेंट बचाना है तो हमें इन रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवर या फिर बहुत सारे पेड़ पौधे एक ही जगह पर पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे कोई इंसेक्ट या फिर कोई बहुत सारी बर्ड किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हों, रेंगने वाले जानवर, रेप्टाइल्स और कुछ भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स, नीमाटोड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बायोडाइवर्सिटी में आती हैं। और जिस जगह पर अगर बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं तो उस जगह को हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कहते हैं। मगर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है अगर होने लगी, मगर देखिए लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, जो भिन्न भिन्न होते हैं, हम ह्यूमन्स हैं, कोई डॉग्स होते हैं, लायन और बर्ड्स, टाइगर्स, रैबिट्स, ये अलग अलग, हम सब अलग हैं एक दूसरे से, है ना, अलग अलग जानवर हैं, जानवरों के अलग अलग स्पेशीज़ हैं, तो इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रही तो हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जैसे हमने फूड चेन पढ़ी थी पहले के चैप्टर में, अगर फूड चेन सही नहीं रहेगी तो फिर अगर एक स्टेज पे कोई एक इंसान भी गायब हो गया, इंसान मतलब कोई एक जानवर या कोई एक भी पर्टिकुलर जो थिंग है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो गायब हो गया तो पूरी फूड चेन में या फूड वेब में उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमारा जो बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स का मतलब है किस किसके पे जिम्मेदारी होती है या कौन कौन इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो इस पर हमें वेरियस स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया गया है, 4 लोगों के बारे में बताया गया है। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं, देखिए जैसे कि हम सभी के सब लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप जंगल में नहीं रहते हैं तो आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ नहीं करते। आप टेबल यूज़ कर रहे हैं, आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, आपकी पेंसिल भी तो लकड़ी की बनी है ना। आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो टेबल वुड का बना हुआ है। आप जो खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स जो खा रहे हैं, वो जंगलों से आ रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन हर्ब्स वहाँ से आती हैं। तो इसलिए हम हर कोई जंगलों पे डिपेंड करता है, मगर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो वेरी करती है। किस तरीके से वेरी करती है? जैसे कि जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं या फिर फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, वो लोग तो बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, उनकी तो हर लाइफ का हर एक एस्पेक्ट जो है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, ये हो गया फर्स्ट स्टेक होल्डर। सेकेंड स्टेक होल्डर हो गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके पास जिम्मेदारी है फॉरेस्ट के लैंड को कंट्रोल करने की, वो हो गए सेकेंड स्टेक होल्डर। थर्ड हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है तेंदू की जो लीव्स होती हैं उससे बीड़ी बनाई जाती है,
पेपर मिल्स में भी जो है वो ट्री की वुड यूज़ होती हैं। तो थर्ड स्टेक होल्डर जो है वो हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं। फिर फोर्थ हो गए वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर एंथुसियास्ट हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टीन फॉर्म। और फोर्थ जो हो गए वो वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुसियास्ट हो गए, मतलब जो लोग सॉरी जैसे कि जो जानवरों को बचाना चाहते हैं, पेड़ों को बचाना चाहते हैं, वो लोग होते हैं वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुसियास्ट। वो क्योंकि नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं उसकी प्रिस्टीन फॉर्म में, मतलब जो जैसे पहले हुआ करती थी उसी फॉर्म में वो फॉरेस्ट को, नेचर को बचा करके रखना चाहते हैं। तो अब हम लोगों को इसमें ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन डिपेंड करता है। लोकल पीपल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेविली डिपेंड करते हैं अपनी बहुत सारी नीड्स के लिए, जैसे कि फायरवुड हो गया, और हाँ ये फायरवुड का मतलब जो लकड़ी होती है जिससे वो खाना बनाते हैं, जिसकी हेल्प से जला करके। टिम्बर लकड़ी होती है। थैचेस जिससे वो अपने डंडों से घर बनाते हैं। बेम्बू का ट्री, बेम्बू से वो हट्स बनाते हैं ना। फिर एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं, फिशिंग, हंटिंग, और ये सारी के सारे फ्रूट्स को गैदर करते हैं और अपने जो कैटल हैं उनको चराते हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो डिपेंड करते हैं, मतलब वहाँ से वो वुड लेते हैं, फॉडर लेते हैं, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन, उनके जो एग्रीकल्चर भी करते हैं, फिशिंग करते हैं, अपने जानवरों को चराने ले जाते हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट के लोग डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे। तो इस ऐसे स्टेक होल्डर हो गए, ठीक है। अब ये आगे बताया गया है कि किस तरीके से जो है, जो ब्रिटिश जब हमारे देश में आए थे तो उन लोगों ने कोई फॉरेस्ट वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि किस तरीके से इनको काटा जाए और इसको यूज़ किया जाए, इसकी लकड़ी को। उन्होंने काफ़ी ऐसी प्रैक्टिसेस डेवलप कर दी जो सस्टेनेबल नहीं थी, जो सेंचुरीज़ तक, मतलब आज भी हम लोग जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मोनोकल्चर ऑफ पाइन, टीक और यूकलिप्टस। मोनोकल्चर का मतलब होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसमें आम का पेड़ उग रहा है, गुआवा का उग रहा है, और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पेड़ उग रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो मल्टी कल्चर होगा, उसमें बहुत सारे पेड़ उगाए। मोनो का मतलब होता है वन, कल्चर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को उगाना। तो मोनो कल्चर हो गया किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर पेड़ को उगाना। तो जैसे कि मान लीजिए पाइन का पेड़ है, तो पाइन जो है ना, सिर्फ पाइन ही पाइन पूरे के पूरे एरिया में लगा दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा पाइन का मोनोकल्चर। तो ये वाली जो चीज़ है ये ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी जंगलों में। तो पाइन, यूकलिप्टस और टीक ये उगाए गए। बहुत सारे पेड़ों को पहले काटा गया जो ओरिजिनली अवेलेबल थे, फिर इन सबको लगाया गया। तो इससे क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। और ये लोग किसके लिए यूज़ करते थे, टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, पेपर बनाने के लिए, लाख के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह फिर इन सारे पेड़ों का इस तरीके से यूज़ करने लगी। इंडस्ट्रीज़ फिर एक जैसे कि स्टेक होल्डर है, वो फॉरेस्ट को देखती है सिर्फ एक रॉ मटेरियल की तरह अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए। रॉ मटेरियल का होता है मतलब कच्चा माल की, मतलब जैसे बैट बनाना है तो बैट बनाने के लिए लकड़ी चाहिए विलो के ट्री की, तो विलो का ट्री काट लेंगे और उससे विलो मतलब एक टाइप ऑफ ट्री होता है, उसकी काफ़ी अच्छी वुड होती है, बैट्स मेनली उसी से बनाए जाते हैं, क्रिकेट बैट्स। तो वो उनके लिए रॉ मटेरियल की तरह होता है फॉरेस्ट, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। वो ये लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लॉबी करते हैं, मतलब सरकार के साथ बिल्कुल होता है ना लॉबी करने, जैसे साठ गांठ करने करके, और ये जंगलों से ये सारी की सारी चीज़ें ले लेते हैं। और इनका मोटिव क्या होता है, इनको एनवायरनमेंट से, एरिया से कुछ मतलब नहीं होता, इनका मतलब तो सिर्फ इतना होता है कि पेड़ काटें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। फिर गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट करना, कि भाई देश में डेवलपमेंट आए, गवर्नमेंट को ये चाहिए होता है। तो इसीलिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम भी यही होता है कि फॉरेस्ट थोड़ा ठीक ठाक सा रहे और हर किसी के मतलब इंडस्ट्रीज का भी फ़ायदा होता रहे। तो लॉबिंग इंडस्ट्रीज के साथ ज़्यादा होती है। फिर लास्ट में क्या आते हैं, लास्ट में आते हैं वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। वो फॉरेस्ट पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट की जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए और फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा जाए। और बहुत सारे स्टेप लिए वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट ने, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोज, ये सब। फिर हम एक कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी, जो कि राजस्थान में है। उनके लिए क्या है, नेचर का, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक मतलब कस्टम, रिलीजन का पार्ट है। फिर एक इनकी स्टोरी है कि जो अमृता देवी बिश्नोई थी, वहाँ के कोई राजा थे राजस्थान के, उन्होंने इन ट्रीज़ को, खेजड़ी ट्रीज़ को कटवाने का ऑर्डर दिया था। तो इन्होंने मना किया था कि नहीं हम नहीं काटने देंगे, और उन्होंने हक कर लिया था उन ट्रीज़ को कि मतलब
हम नहीं काटने देंगे, तो फिर इनकी डेथ हो गई थी इस पूरे आंदोलन के टाइम पे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनके नाम से अमृता देवी बिश्नोई जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ अवार्ड फॉर कंजर्वेशन ये स्टार्ट किया था। और 1731 में इन्होंने सेक्रीफाइस दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने। फिर इसके इनके नाम से अवार्ड स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने देना, जो लोग एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं उनको। फिर आगे बताते हैं कि मतलब जोधपुर का विलेज था, एक खिलजी विलेज, जोधपुर राजस्थान में। तो इस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट होते हैं वो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, उसमें अल्पाइन मीडोज़ पाए जाते हैं। अल्पाइन के पेड़ होते हैं, मीडोज़ होते हैं जैसे कि मैदान के लिए यूज़ करते हैं, घास के मैदान के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही पाए जाते हैं, उनका मोनोकल्चर किया जाता है इस तरीके के। फिर जो है ना काफ़ी सारी जगह, जैसे कि चिपकू मूवमेंट जो है वो भी इसी से इंस्पायर्ड है, उसमें भी पेड़ों से चिपक गए थे कि मतलब हम नहीं काटने देंगे लोकल लोग, जिसमें आगे फिर यही बता रहे हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है हमारा कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट वगैरह जो हैं वो करते हैं, मतलब काम करते हैं नेचर को बचाने के लिए, ये इस वाले पार्ट में पूरा ये बताया गया है। फिर आगे बताते हैं कि किस तरीके से अब आपको लगता है कि कौन डैमेज करता है एनवायरनमेंट को और कौन बचाता है। तो अगर आप सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखें तो इंडस्ट्रीज़ का मोटिव होता है पैसे कमाना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट रोड बिल्ड करते हैं, डैम बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं, तो हमारे नेचर का काफ़ी नुकसान होता है। फिर अगर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को देखें हम, तो टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जंगलों को। फिर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है फॉरेस्ट के साथ, अगर हम उसकी बात करें, लोकल लेवल की बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं वो पेड़ों को मतलब पूरी तरीके से काटते नहीं हैं, उनकी टहनियों को यूज़ करते हैं फॉडर की तरह, और फल यूज़ करते हैं उनके, और ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे मतलब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करने का जो मेन जाता है कंट्रीब्यूशन, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को और हमारी ग्रीड को, हमारी लालच को जाता है। अभी जो इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाला, ये हम नेक्स्ट वाली पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।